हेलो दोस्तों, न्यू सृजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी की क्लासेस हम लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी के साथ। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मौलिक कर्तव्य क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, मूल संविधान में थे या नहीं थे, और अगर नहीं थे तो कब जोड़े गए हैं और कितने जोड़े गए थे, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की क्या स्थिति है, ये सभी हम जानेंगे यहाँ पर। पिछली क्लासेस हमने अपनी डीपीएसपी तक यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों तक कर ली है, और काफी सारे नए पुराने प्रश्नों को भी वहां पर हमने कर लिया है। आज हम मौलिक कर्तव्य अपना शुरू करने वाले हैं। बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य से भी पहले जान लेते हैं कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्यों से क्या तात्पर्य होता है। कर्तव्य हमारे दायित्व होते हैं, हमें जो जिम्मेदारियां मिली मिली है वो कर्तव्य हैं। ठीक है, अब मूल कर्तव्य क्या है, तो भारतीय संविधान में जो नागरिकों को दिए गए दायित्व या जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त दायित्व क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, यहाँ पर मूल और मौलिक दोनों का मतलब ही एक ही होता है, फंडामेंटल्स। ये दोनों आपस में समानार्थी हैं, तो कहीं कहीं मौलिक कर्तव्य लिखा हो सकता है और कहीं पर मूल कर्तव्य लिखा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मौलिक कर्तव्य हमारे लिए है क्या, नागरिकों के लिए ये नैतिक जिम्मेदारियां हैं। देखिए, मौलिक अधिकार हमने पढ़ा कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार हैं और विदेशियों के लिए भी हैं। तो जैसे मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर क्या है, न्यायालय जाने का प्रावधान है। ठीक है, उनका हनन नहीं किया जा सकता है। तो अगर हनन होता है तो हम सीधे न्यायालय जाते हैं या खूब शोर मचा देते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार खत्म, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, छीने जा रहे हैं, ये है वो है। तो क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे कर्तव्य भी क्या है। मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने का एक स्रोत है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जहां हमें मौलिक अधिकारों की बात करते हैं हम, साथ ही हमें अपने कर्तव्यों और नैतिक दायित्वों को भी ध्यान देना चाहिए। दरअसल ये है क्या, ये नैतिक दायित्व ही है, व्यक्ति के नैतिक दायित्व हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं मौलिक कर्तव्य की अपनी क्लास। राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भूमिका। मौलिक कर्तव्य क्या है, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, उसको विकसित करने में, उसको सुचारू रूप से चलाने में सकारात्मक जो है सकारात्मकता बढ़ाने के लिए क्या है, राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भूमिका के रूप में मौलिक कर्तव्य मौजूद है। ठीक है, इसकी एक छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं, क्या हो सकती है मौलिक कर्तव्य की परिभाषा। मौलिक कर्तव्य नैतिक जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, व्यक्ति की वह नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो प्रत्येक भारतीय नागरिक से अपेक्षित हैं। ठीक है, तो कर्तव्य क्या है, ये एक अपेक्षा है। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों से ये अपेक्षा की गई है कि वे फला फला कर्तव्यों का, इन कार्यों का निर्वहन करेगा, इन जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। वो क्या है वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो मौलिक कर्तव्य वे नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो प्रत्येक भारतीय नागरिक से अपेक्षित होती हैं, ताकि वे राष्ट्र के विकास और संविधान की गरिमा को बनाए रखने में योगदान दे सके। ठीक है, राष्ट्र के विकास में और संविधान की गरिमा को बनाए रखने में योगदान दे सके, ऐसे कर्तव्य या जिम्मेदारियां क्या हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त भारत नागरिकों को मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान न केवल नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उनसे कुछ कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा भी करता है। तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि मौलिक कर्तव्य से पहले जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने नागरिकों को दिए हैं, तो संविधान ये भी अपेक्षा करता है कि मेरे मतलब देश के नागरिक, राष्ट्र के नागरिक क्या करें, अपने कर्तव्यों का भी सुचारू रूप से निर्वहन करें। ठीक है, बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की। तो हमने भाग 4 में पढ़ा है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, जब हम संविधान के भाग की अपनी क्लास कर रहे थे, वहां पे हमने भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ा था। लेकिन भाग 4 के बाद हम 5 पे पहुंचने से पहले हमने भाग 4A पढ़ा था। भाग 4A में क्या है, भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है।
अब यहाँ पर एक चीज हमने वहां पर जानी थी कि ए बी अगर लिखा हुआ होता है किसी भी भाग के साथ, तो इसका अर्थ ये है कि वह मूल संविधान में नहीं था, उसको कालांतर में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो यहाँ से यही स्पष्ट हो जाता है कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट और इम्प्लाई हो रहा था, तो मौलिक कर्तव्य उस समय मौजूद नहीं थे। इनको कालांतर में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में इनको शामिल किया गया है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, किस आर्टिकल में इनको शामिल किया, आर्टिकल 51A। ठीक है, यहाँ पर भी ए है, इसका अर्थ ये हो जाता है कि ये संशोधन के माध्यम से बाद में जोड़ा गया है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और संशोधन के समय 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, और 11वां + 1 जो किया गया, एक मौलिक कर्तव्य, ये बाद में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, दरअसल 42वें संवैधानिक संशोधन जो हुआ है, 42वां संवैधानिक संशोधन, ये पूरा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही हुआ है। ये सरदार स्वर्ण सिंह कौन थे, ये केंद्रीय मंत्री थे। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ। काफी सारे संशोधन 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हुए हैं, डीपीएसपी में भी हुए हैं, मौलिक अधिकार में भी हुए हैं। तो अब तक का सबसे बड़ा संशोधन संविधान में हुआ था 42वां संवैधानिक संशोधन, इसीलिए इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वां संवैधानिक संशोधन को। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों पर भी विचार करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति को ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह जी ने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन संशोधन के माध्यम से 10 कर्तव्य जोड़े गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये जान लेते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे, तो 12 सदस्य इस समिति के अंतर्गत थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, ठीक है, इनको 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया और नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो मौलिक कर्तव्यों का क्या सार है कि राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भूमिका को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए, सुचारू बनाने के लिए क्या मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित ये कर्तव्य नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियों का भी बोध कराते हैं, उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराते हैं। मौलिक कर्तव्यों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और आवश्यकता क्या हुई, मौलिक कर्तव्यों की आखिरकार आवश्यकता क्यों ही हुई और इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। मूल संविधान में ये अनुपस्थित थे, मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। इसका कारण यह था कि संविधान निर्माताओं का मानना था कि भारतीय समाज में नागरिक स्वाभाविक रूप से कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं। तो वो जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो संविधान निर्माता थे, उनका यह मानना था कि वो हमारे देश के नागरिक जो है वो अपने कर्तव्यों के पूरी तरीके से क्या है वो मानेंगे। वो मतलब नागरिकों के प्रति क्या थे, सकारात्मक थे कि हाँ, हमारे देश के नागरिक अपने कर्तव्यों को अच्छे से और सुचारू रूप से मानेंगे और इसके प्रति वो अवेयर भी रहेंगे। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, 1976 आते आते ये आवश्यकता महसूस हो गई कि संवैधानिक रूप से ये निर्देश जरूरी है कि मौलिक कर्तव्य को भी नागरिक निर्वहन करें। ठीक है, तो आंतरिक आपातकाल देखिए 1975 में इंदिरा गांधी जी के ही प्रधानमंत्रित्व काल में 25 जून 1975 को, ठीक है, 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय आपात के प्रावधान के तहत। ठीक है, 25 जून 1975 को कल ही ये दिन था 25 जून, क्योंकि आज 26 जून है। ठीक है,
भीषण आपातकाल था, काफी सारे मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन उल्लंघन हुआ, अनेक नेताओं को जेल भेज भेज दिया गया। तो एक करंट अफेयर्स का भी एक प्रश्न है कि 25 जून को पिछले वर्ष पहला विभाषण विभीषिका विभाषण विभीषिका स्मृति दिवस संविधान हत्या दिवस, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया था। संविधान हत्या दिवस के रूप में जो मौजूदा सरकार है उसने मनाया। लेकिन अभी यहां पर मैं विभाषण विभीषिका की बात कर रहा था, विभाषण विभीषिका के, ठीक है। विभीषिका स्मृति दिवस, इसकी मैं बात कर रहा था। ये कब मनाया जाता है? क्योंकि दिवस से भी काफी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछले साल भी हमने देखा पीसीएस में 2 प्रश्न मैचिंग के इंपॉर्टेंट डेज से पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट डेज से, और 2 प्रश्न मैचिंग वाले थे। तो उसमें लगभग 8 इंपॉर्टेंट डेज को क्या है, अरेंज कराया गया था कि इनको साल के क्रम में अरेंज कीजिए। तो लगभग 8 डेज इंपॉर्टेंट डेज एग्जाम में आए हैं। तो ये दोनों भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो आंतरिक आपातकाल और आवश्यकता की पहचान। आंतरिक आपातकाल के दौरान ही इनकी आवश्यकता महसूस हुई। 1975 से 77 के आंतरिक आपातकाल के दौरान नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा महसूस हुई। 21 महीने का यह आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को, और 1977 तक चला था। इसी पृष्ठभूमि में सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसका गठन कर दिया गया भारत सरकार द्वारा, और जिसने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की। 42वें संवैधानिक संशोधन के साथ साथ ही उसी में मौलिक कर्तव्यों के जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश भी की। अब बात कर लेते हैं 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो प्रावधान है उनसे रिलेटेड किस भाग में इनको शामिल किया गया और किस अनुच्छेद में। तो भाग 4A में इनको शामिल किया गया, अनुच्छेद 51A के तहत, ठीक है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य वहां पर शामिल किए गए थे। इसकी जो प्रेरणा मिली है वो यूएसएसआर के संविधान से ली गई है। यूएसएसआर जो सोवियत संघ के रूप में उस समय था, वर्तमान में जो रूस के रूप में मौजूद है, ठीक है। इसकी प्रेरणा सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी। अब मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड कालांतर में एक और संशोधन हुआ है, क्योंकि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य मौजूद हैं और 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो 11वां कहां से आया है? 11वां 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में इसको शामिल किया गया। इस संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड जोड़ा, जिससे इसकी कुल संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व के रूप में संविधान में मौजूद है। अब मौलिक कर्तव्यों की सूची की बात कर लेते हैं कि 11 वो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो हैं क्या क्या। तो लिखा हुआ है संविधान में मौलिक कर्तव्य वाले चैप्टर में, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह, अब फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। देखिए इनका जो क्रम है वो उपखंड के रूप में इनको यहाँ पर अरेंज किया गया है। जैसे 51 एक आर्टिकल जोड़ा गया, और इसी में भी पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो इसी के उपखंड ए के रूप में है, ठीक है। 51A सब क्लोज ए, उपखंड ए, ठीक है। तो जैसे हम रीजनिंग में भी पढ़ते हैं 1 से 1A 2B, ठीक है। इसी तरीके से कहाँ तक होंगे ये? 11 है तो के तक होगा। 51A से 51A सब क्लोज ए से 51A सब क्लोज के तक ये यहाँ पर शामिल है। तो पहला हम देख लेते हैं 51A सब क्लोज ए। पहला जो निर्देश है या फिर मौलिक कर्तव्य के रूप में या नैतिक दायित्व के रूप में नागरिकों के लिए है, वह है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? संविधान के आदर्शों की बात है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी, राष्ट्रगान की और राष्ट्रध्वज की, इनका सम्मान करें।
संविधान का पालन करें और राष्ट्र उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का यहाँ पर पालन करें। ठीक है, संवैधानिक आदर्श क्या है? जैसे संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, गणराज्य, ये सब क्या है? संवैधानिक आदर्श है। और संस्थाएं क्या? जैसे कोई भी संस्था जो संवैधानिक संस्था है, जैसे चुनाव आयोग है, ठीक है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, इन सभी की यहाँ पर पालन करें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुच्छेद 51A उपखंड बी। ठीक है, तो ये दूसरा होगा। यहाँ पर आर्टिकल से भी क्लियर हो जाता है या फिर हम नंबरिंग से भी इनको याद कर सकते हैं। तो देखिए, नंबरिंग याद करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नंबरिंग के हिसाब से भी प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है, निम्न में से कौन सा चौथे नंबर का मौलिक कर्तव्य है। इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, तो हमें नंबरिंग के साथ साथ इनका आर्टिकल भी ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ है, जिन जिन आदर्शों को वहां पर इस्तेमाल किया गया है, जैसे गांधी जी का आदर्श है सत्य, अहिंसा, तो इस तरह के जितने भी आदर्श हैं उनको उनका पालन करें, उनको हृदय में संजोए रखें, जो भी उच्च आदर्श है। तीसरा, थर्ड की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 51A सब क्लोज सी में यह आता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, भारत की प्रभुता या संप्रभुता, इसको संप्रभुता भी कह सकते हैं, सोवरेनिटी। ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ड हैं। अब ये तीसरा ही मौलिक कर्तव्य है हमारा, 3 ही यहाँ पर वर्ड हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? सोवरेनिटी, संप्रभुता, सेकंड है इंटीग्रिटी, सेकंड यूनिटी एंड थर्ड इंटीग्रिटी। तो 3 वर्ड हैं और तीसरे में ही ये आते हैं। तो तीसरे को इस तरह से हम याद कर सकते हैं। पहला क्या था? संविधान का पालन करें। दूसरा, जो स्वतंत्रता आंदोलन में उच्च आदर्श हैं उनका पालन करें। तीसरा, राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें और इसको अक्षुण्ण रखें। अब बात कर लेते हैं फोर्थ की, जो फोर्थ मौलिक कर्तव्य के रूप में हमारे पास क्या है। इसका आर्टिकल क्या है? 51A सब क्लोज डी, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य के रूप में है कि अगर आवश्यकता पड़ती है, आह्वान किया जाता है, तो हम राष्ट्र की सेवा करें और देश की रक्षा करें। फिफ्थ हमारा है मौलिक कर्तव्य 51A सब क्लोज ई में आएगा, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है, आपसी भाईचारे को बनाए रखें, समरसता, समन्वयता कायम करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ठीक है, धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो या फिर क्षेत्र के आधार पर हो, इस तरह की जो भी भेदभाव है उससे दूर हो जाएं और आपस में समन्वय और समरसता का भाव सुनिश्चित करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अब स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं उनका भी यहाँ पर त्याग करें। ये कहाँ पर आता है? मौलिक कर्तव्य 5 के रूप में आता है, आर्टिकल 51A सब क्लोज ई के रूप में। नेक्स्ट है हमारे पास 51F, 51A सब क्लोज F। ठीक है, छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें या उसकी रक्षा करें। तो भारतीय संस्कृति जो है, भारत की समन्वयकारी संस्कृति जो है, वो गंगा जमुनी तहजीब भी जिसको कहते हैं, उसका हम पालन करें, उसको बचाए रखें। ठीक है, ये किस कर्तव्य के रूप में है? 6 मौलिक कर्तव्य के रूप में हमारे पास है। नेक्स्ट है 7th, 7वां मौलिक कर्तव्य क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, ये आता है हमारे 51A जी में। ठीक है, जी से ग्रीन। ठीक है, और ग्रीन की बात हम कहाँ करते हैं? वन, वन्य जीव। ठीक है, जो भी पर्यावरण से रिलेटेड चीजें हैं उन सबको हम ग्रीन वर्ड से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जी में क्या आ जाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी,
इस तरीके की पर्यावरण से संबंधित जो भी चीजें हैं उनका संवर्धन करें, उनकी रक्षा करें और वन्य जीव और प्राणी मात्र के प्रति दया करें। ठीक है, तो भारतीय जो संसद है उसने पर्यावरण अधिनियम और वन्य जीव अधिनियम, इस तरह के जितने भी अधिनियम शामिल किए हैं, वन अधिनियम, वो इसी कर्तव्य से प्रेरित है। ठीक है, वहां पे डीपीएसपी में भी वो आते हैं, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन हमने पढ़ा है डीपीएसपी में 48 आर्टिकल 48 में, तो वहां से भी ये आता है। आगे चलते हैं, 8वां हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? अनुच्छेद 51A H के अंतर्गत आएगा। H8 होता है ना, H8 होता है, तो H के अंतर्गत ये आएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसका डेवलपमेंट करें, मानववाद का विकास करें, उसमें सुधार की, और ज्ञानार्जन, अपने ज्ञान को अर्जित करने में भी हम सुधार की भावना विकसित करें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 9 की। जो 9वां हमारा मौलिक कर्तव्य है, आई में आएगा, I9 उपखंड आई में आएगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, कोई भी अगर जैसे प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं या कोई भी गतिविधि होती है तो वहां पर क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो हमारी राष्ट्र की धरोहर हैं, जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, उनको हमारा सुरक्षित रखने का क्या है, नैतिक दायित्व है। मौलिक कर्तव्य के रूप में, 9वें मौलिक कर्तव्य के रूप में भी ये संविधान द्वारा प्रदत्त है, और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, आगे आता है 51A J, आर्टिकल 51A सब क्लोज J 10 में होता है। तो 10वां हमारा मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न एवं उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का, यानी कि निरंतर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से हो, ताकि हम राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका भी प्रदर्शित कर सकें। तो ये रहे हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान में तो नहीं, जो पहले संवैधानिक संशोधन, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के लिए जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ है उनको शामिल करने के लिए 42वां, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों का जिक्र हम जब भी करेंगे तो 2 संवैधानिक संशोधनों की बात करेंगे, 42वें की और 86वें की। ठीक है, तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, जो कि ये 10 हैं। अब 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसको 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था 2002 में। शिक्षा से रिलेटेड है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को क्या करें, उन शिक्षा के अवसर प्रदान करें। राज्य का भी अधिकार है, डीपीएसपी ये निर्देश है राज्य को भी डीपीएसपी के रूप में, लेकिन ये नागरिकों का और माता पिता और संरक्षक का भी ये कर्तव्य है कि अगर उनके बच्चे हैं तो उनको 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए क्या करें, शिक्षा की अवसर प्रदान करें। तो इस तरह से 11 मौलिक कर्तव्य थे। अब मौलिक कर्तव्यों का जो महत्व है वो किस प्रकार से है, ये जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों का महत्व, मौलिक कर्तव्य राष्ट्र और नागरिक दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, राष्ट्र और नागरिक दोनों के लिए मौलिक कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट जो आता है इनका पॉइंट, याद दिलाने के रूप में। क्या याद दिलाने में, अपने ये नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों को भी याद दिलाते हैं। ठीक है, हालांकि मूल संविधान में संविधान निर्माताओं ने इनको शामिल नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वे ये समझते थे, नागरिकों के प्रति वो क्या थे, एक तरह से पॉजिटिव थे कि हमारे देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का तो निर्वहन करेंगे ही। लेकिन कालांतर में 1976 आते आते ये आवश्यकता महसूस हो गई। क्यों हो गई होगी? कहीं ना कहीं नागरिकों के इस तरह के मामले आए होंगे कि वो अपने जो संविधान निर्माता ये समझते होंगे कि नागरिकों के कर्तव्य हैं उनका कहीं ना कहीं अनदेखी उनकी हुई होगी। तो ये अब इनको संवैधानिक प्रावधान दे दिया गया है, तो एक तरह से ये याद दिलाते हैं अपने कर्तव्यों का नागरिकों को। दूसरा, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के रूप में। ठीक है, ये नागरिक को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, चाहे वो पर्यावरण के सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिलेटेड हो,
या देश की रक्षा के रूप में हो, ठीक है, या संवैधानिक आदर्शों और संवैधानिक संस्थाओं के पालन करने के रूप में हो, या शिक्षा के अधिकार के रूप में हो। आगे आता है अनुशासन और प्रतिबद्धता। ये नागरिकों में अनुशासन और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता की भावना विकसित करते हैं, ठीक है। आगे अराजकता को रोकना। एक मौलिक कर्तव्य है हमारा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। तो ये अराजकता को रोकने में भी कहीं ना कहीं भूमिका अपनी निभाते हैं मौलिक कर्तव्य। ये समाज में असामाजिक गतिविधियों और अराजकता को रोकने में मदद करते हैं। राष्ट्र हित में योगदान के रूप में ये नागरिकों को राष्ट्र हित में कार्य करने और बलिदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कानून के लिए नैतिक समर्थन, ठीक है, ये एक तरह से कानून निर्माण के लिए और कानून के पालन के लिए एक नैतिक समर्थन है, नैतिक दायित्व के रूप में है। मौलिक कर्तव्य कई कानूनों के पीछे नैतिक औचित्य प्रदान करते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और लास्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चेतावनी के रूप में। तो ये कहीं ना कहीं चेतावनी के रूप में भी है लोगों को, ये संविधान के विरोधियों और विध्वंसक तत्वों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी है। अगर आप इनका पालन नहीं करते हो तो, हालांकि ये परिवर्तनीय तो नहीं है, अभी हम इनकी प्रकृति की बात करेंगे कि क्या इनका अगर कोई भी नागरिक अगर इनको फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या उसको सजा का प्रावधान है या नहीं, तो उसके खिलाफ जो है न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। लेकिन ये चेतावनी के रूप में फिर भी है, क्योंकि कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, अगर उन अधिनियमों का उल्लंघन होता है तो फिर ये कहीं ना कहीं अधिनियमों के उल्लंघनों पर दंड का प्रावधान रहता है, तो वहां पे ये कहीं ना कहीं चेतावनी के रूप में है, इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति, इनकी प्रकृति क्या है, क्या ये वाद योग्य है या नहीं है, या न्यायोचित है या गैर न्यायोचित है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही गैर न्यायोचित हैं या अप्रवर्तनीय इनको कहा जा सकता है, अर्थात इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। ये गैर न्यायोचित हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर कोई कानूनी दंड का प्रावधान नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन। हालांकि मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, संसद को उनके प्रवर्तन के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। हालांकि ये गैर न्यायोचित हैं, लेकिन संसद क्या कर सकती है, विभिन्न कानूनों के माध्यम से इनको अप्लाई करना सुनिश्चित कर सकती है। जैसे मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे कहाँ कहाँ किया गया है मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन में दंड का प्रावधान, फर्स्ट हम आगे देखेंगे, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। एक एग्जाम्पल है हमारा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, ठीक है। इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान या संविधान के अपमान पर, अगर संविधान का अपमान करता है, राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का अपमान करता है, तो क्या है, दंड का प्रावधान है। ये डायरेक्टली मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर न्यायालय तो जाना नहीं है, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से क्या है, दंड का प्रावधान है। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए ये सवाल कम से कम यूपीपीएससी ने 10 बार पूछ रखा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसका मिलान कीजिए। या तो ये प्रश्न पूछ लेता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से कब लागू किया गया, कब लाया गया, कब पारित किया गया, या फिर मिलान कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है हमारे पास वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। अगर इस अधिनियम का कोई उल्लंघन करता है जहां पर वन्य जीवों का जो है एक डिटेल दी गई है, तो उस नागरिक के खिलाफ या उस व्यक्ति के खिलाफ दंड का प्रावधान है, ठीक है। तो ये इस तरह से मौलिक कर्तव्यों का परिवर्तन रहा। आगे हम बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में न्यायालय का पक्ष, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का क्या पक्ष है, सर्वोच्च न्यायालय के रंगनाथ मिश्रा वाद 2003, ठीक है। 2003 का एक इंपॉर्टेंट केस है रंगनाथ मिश्रा केस। इसमें क्या कहा गया
मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी रूप प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने ये एक सुझाव दिया कि मौलिक कर्तव्यों को कानूनी प्रतिबंधों से जो है लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक मामला है एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2001 का मामला। ठीक है, एम्स का जो स्टूडेंट यूनियन था और एम्स, इसके बीच का ये वाद था 2001 का। इसमें क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से मौलिक अधिकार हैं, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य भी इम्पोर्टेंट हैं। जिस तरीके से मौलिक अधिकारों की नागरिक बात करते हैं, उनके हनन होने पर चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, इसी तरीके से वो अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखें। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं किया जा सकता है, उन्हें भाग 4 में कर्तव्यों के रूप में नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से पहले से ही संविधान के भाग 3 में कुछ निर्बंधनों के रूप में थी। ठीक है, जैसे हमने भाग 19 में पढ़ा, काफी सारे निर्बंधन हैं, भाग 22 में, तो इस तरीके से उन्हें भी क्या कह सकते हैं, वो निर्बंधन ही क्या है, मौलिक कर्तव्य एक तरह से। ठीक है, कि देश की रक्षा के खिलाफ अगर कोई भाषण देता है तो उसका उस पर रोक है, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है ना। और लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ अगर कोई भी गतिविधि होती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी दंड का प्रावधान है। आगे अब बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था मौलिक कर्तव्य, लेकिन परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी नए पुराने प्रश्न हो सकते थे वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस पर चलते हैं सीधा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हमने पढ़े हैं। अब उन्हीं में से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 मौलिक कर्तव्य हैं और 1 नहीं है। पहला ऑप्शन हमारे पास है लोक चुनावों में मतदान करना। दूसरा है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। एंड चौथा यहाँ पर है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। ठीक है, तो हमने संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना 51A क्लोज ए में ही पढ़ा है। ठीक है, ये भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, ये कहाँ पर हमने पढ़ा था, ये H में पढ़ा था। ठीक है, 51A H में। लेकिन लोक चुनावों में मतदान करना, इससे संबंधित कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो A इसका यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 का, या इसको A कह सकते हैं, के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों का वर्णन था, लेकिन 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। अब भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वे, ये सब हमने पढ़ लिया है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत की मौलिक कर्तव्यों में कहीं भी बात नहीं है। तो प्रश्न हमें फंसा सकता है कि राष्ट्रगीत शब्द अगर वहां पे लिखा हुआ होगा, केवल राष्ट्रगीत शब्द से संबंधित अगर मौलिक कर्तव्य का प्रश्न आ जाता है तो वो वहां पर गलत होगा। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन मौलिक कर्तव्यों के ही हैं ऑलरेडी तब। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को और जो राष्ट्रीय उच्च आदर्श थे उनको हृदय में सजोए रखें। दूसरा हमारा ये था। तीसरा था भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करें और उसको अक्षुण्ण रखें। चौथा हमारे पास क्या था, चौथा था देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बात ये जान लेते हैं, जैसे देश की रक्षा करने का मौलिक कर्तव्य के रूप में हमें निर्देश है या एक तरह से हमें दायित्व दिया गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देश की रक्षा नहीं करता है, जैसे जब जरूरत पड़े, यहाँ पे लिखा है ना, जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए उसे बुलाया जाता है, अगर वो नहीं जाता
उसकी इच्छा नहीं है, वह जाना नहीं चाहता है, तो क्या उसके खिलाफ न्यायालय जाया जा सकता है? तो उसके खिलाफ यहाँ पर न्यायालय नहीं जाया जाएगा, क्योंकि यह मौलिक कर्तव्य जो है इनकी प्रकृति क्या है? अप्रवर्तनीय है या गैर न्यायोचित है। ठीक है, पांचवा हमारे पास क्या है? पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता का और समान भ्रातृत्व का। ठीक है, भाईचारे का, बंधुता का भाव जो है वो हमारे पास पांचवे में आता है। छठा है सामाजिक संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति जो समन्वयकारी कंपोजिट कल्चर जो है भारत का समन्वयकारी संस्कृति है, उसकी बात आती है सिक्स मौलिक कर्तव्य में। सेवंत में हमने देखा था जी7, जी होता है 7, जी और जी से ग्रीन, ग्रीन अर्थात पर्यावरण, पर्यावरण वन, वन्य जीव, झील, तालाब, नदी, इन सब की रक्षा करें। ठीक है, और इनके प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट हमारे पास आठवां है साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, मानववाद की और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना की ये बात करता है। नवा था सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 11वां यहाँ पर था कि व्यक्तिगत हो या सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का निरंतर और सतत प्रयास करते रहें। 11वां हमने देखा 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अगर माता पिता या संरक्षक हैं तो उनकी शिक्षा के अवसर उनके लिए सुनिश्चित करें। तो ये था, इस तरीके से 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हमने एक बार और रिवाइज कर लिए हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्वों दोनों में स्थान मिला है? तो देखिए एक नया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। नीति निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्यों दोनों से ये प्रश्न हमारा आया है। लोक संपत्ति की रक्षा करें। ठीक है, तो अब हमें बताना है मौलिक कर्तव्य में और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, दोनों में से इसको जवाब देना है। तो लोक संपत्ति की रक्षा करें हमने ये कहां पर देखा था? अभी अभी पढ़ा है हमने 9 में। ठीक है, 9 में इसको पढ़ा है, लोक संपत्ति की सुरक्षा करें। ठीक है, 9 अर्थात 9वां जो मौलिक कर्तव्य है। दूसरा पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा करें और अभिवृद्धि। ठीक है, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि। तीसरा हमारे पास सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत के प्रति सम्मान। और 10वां है, यानी कि 4th है, सॉरी, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। देखिए यहाँ पर ये मौलिक कर्तव्य है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। फंडामेंटल ड्यूटी तो यह भी है। ठीक है, तीसरा ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। लेकिन क्या सहकारी समितियों को प्रोत्साहन की बात हमने देखा फंडामेंटल ड्यूटी में? तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है, लेकिन ये किस में है? डीपीएसपी में है। आर्टिकल 43 भी हमने कल ही पढ़ा था, वहां पर ये था। अब हमें बताना है ऐसा प्रावधान जो दोनों में आता है। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, क्या डीपीएसपी में ये था लोक संपत्ति की सुरक्षा करें? तो ये भी वहां नहीं था। दूसरा बात कर लेते हैं पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा। तो हमने कल 48A पढ़ा था भारतीय संविधान का, आर्टिकल 48A, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा। तो ये 48A में शामिल था। और दूसरा चीज हमने आज अपना सातवां मौलिक कर्तव्य पढ़ा है, उसमें है कि पर्यावरण, वन, नदी, झील, तालाब, इनकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति क्या करें? दया का भाव रखें। तो ये कहां पर आ जाता है? आर्टिकल 51A(G) में आ जाता है। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये मौलिक कर्तव्यों को भी समाहित करता है और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भी समाहित करता है। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल हमारा, देखिए 20 का यहाँ पर सही उत्तर हो गया है। भारत के संविधान में कुछ विषय ऐसे हैं जो मूल कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दोनों में सम्मिलित हैं। पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि मूल कर्तव्यों में कहां पर हैं? अनुच्छेद 51A(G) में है। किस तरह से लिखा हुआ है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण को, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उसकी रक्षा करें, जैसे नदी, झील, वन और वन्य जीव, साथ ही प्राणी मात्र के प्रति दया करें।
आगे नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये कहाँ पर है, तो 48A में, और 48A को 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। द स्टेट शेल endeavor टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो यही है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह वन पर्यावरण और उसका संवर्धन करे और वन और वन्य जीवों की रक्षा करे। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया, 2002 में। ठीक है, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, और वो शिक्षा से संबंधित था। कहां पर है शिक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अवसर प्रदान करना। तो बी ही यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है। और आता कहाँ है ये, 51A सब क्लोज के में ये आता है। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें माता पिता या अभिभावकों को यह कर्तव्य बताया गया कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। आगे नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वे कानून द्वारा लागू किए जा सकते हैं। हमने मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति पढ़ी है कि ये क्या गैर न्यायोचित हैं या न्यायोचित हैं, तो ये गैर न्यायोचित हैं। ठीक है, गैर न्यायोचित न्याय उचित हैं, तो इनको कानून द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, तीसरा है, प्रारंभ में 11 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभ में 11 मौलिक कर्तव्य थे। क्या प्रारंभ में 11 थे? प्रारंभ में जब भी मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बी। ठीक है, बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो गया। 5वां सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में, मूल अधिकार में या मूल कर्तव्यों में? ठीक है, तो यह तो हमें समझ में आ रहा है कि मूल कर्तव्यों में है, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये किस क्रम का मौलिक कर्तव्य है? हमारे पास ये किस क्रम का मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन दे दिया जाए आपको, 5th, 6th, 3rd एंड 2nd। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3rd, तीसरे प्रकार का ये मौलिक कर्तव्य है। आगे चलते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य के किस स्थान पर रखा गया है? देखिए वही प्रश्न आ गया है जो मैं बता रहा था, किस स्थान पर रखा गया है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो तीसरे स्थान पर इसको रखा गया है। इसको याद करने की क्या ट्रिक है, इसमें 3 वर्ड आते हैं, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, और 3 वर्ड्स एंड तीसरा, इसको ऐसे याद किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 8वां सवाल होने वाला है। ठीक है, ये 3 लिखे हुए हैं, तीसरा हमारा ये हो गया है। ऐसे उदात्त विचारों की कदर करना और अनुसरण करना जिनसे स्वतंत्रता का हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित हुआ है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अंश का उपबंध है? ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, तो हमारा ये दूसरे तरह का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, और प्रश्न आ जाए ये कौन से प्रकार का या किस स्थान का मौलिक कर्तव्य है, तो यहाँ पर आएगा 2nd, दूसरा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट, ठीक है, दूसरा है यहाँ पर, ये रहा। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? ठीक है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की तो बात की गई है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन, ये भी है, ये भी हो गया। तीसरा है
वैज्ञानिक मनोदशा, प्रकृति तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना। ठीक है, हमें किसी भी चीज को ऐसे ही यूं ही मान नहीं लेना है, कम से कम उसका कारण जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। यही जो है हमारा वैज्ञानिक मनोदशा को प्रदर्शित करता है। तो ये तीनों तो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। चौथा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की क्या बात की गई है मौलिक कर्तव्यों में? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात नहीं की गई है। तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और ये है कहाँ पर? हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर ये है भारतीय संविधान में तो कहाँ पर है। तो इसकी जो व्यवस्था है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 51, ठीक है, आर्टिकल 51 में इसको शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मूल कर्तव्य लिखे गए हैं, कौन कौन से हैं हमें ये बताना है। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। ठीक है, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, यानी कि कंपोजिट कल्चर जो है वो जो भारत की समन्वयकारी संस्कृति है उसकी रक्षा करें। तो ये मौलिक कर्तव्य है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, इस पे विचार करते हैं क्या क्या ये है या नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना। ठीक है, वैज्ञानिक मनोदशा भी हमने देखा कहाँ पर था। वैज्ञानिक मनोदशा एच में था। ठीक है, 51A सब क्लोज एच। फोर्थ यहां पर है व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। ठीक है, तो हमने कौन सा था? 10वां। ठीक है, 10वां हमने देखा था ठीक है, 10वां क्या है यहाँ पे? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। और 9वां था सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ठीक है, तो यही वाला 10वां हमारा प्रश्न चल रहा था। सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करें, तो ये हमारा 10वां था। और जो संपत्ति वाला है वो हमारा 9वां है। ठीक है, तो ये भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक मनोदशा वाला भी है और व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों वाला भी है। दूसरे की बात कर लेते हैं, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। इसकी मौलिक कर्तव्यों में कहीं भी बात नहीं की गई है, तो दूसरा हमारा यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारा ये भी खत्म हो जाता है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो एलिमिनेशन के माध्यम से भी हम इसका सवाल को कर सकते थे। सी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। कंपोजिट कल्चर, वैज्ञानिक मनोदशा और व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता। ठीक है, कमजोर वर्गों की रक्षा की बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकों का मूल कर्तव्य है? ठीक है, पड़ोसी देशों के लोगों को मैत्रीपूर्ण सहयोग करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, तीसरा है राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, और चौथा है भारत के इतिहास के विषय में अधिक जानना। ठीक है, भारत के इतिहास के विषय में अधिक जानना कौन सा मूल कर्तव्य है? ठीक है, तो कौन सा है हमारा? राष्ट्र की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। ठीक है, राष्ट्र की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये हमारा कहां पर आता है? फोर्थ आता है, फोर्थ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, इसमें भी हमें जो मौलिक कर्तव्य नहीं है उसी का चयन करना है। पहला है राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, फर्स्ट में ही हमने पढ़ा है राष्ट्रध्वज के सम्मान करने की बात का। राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना, इसका भी हमने पढ़ा है फोर्थ में। अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना 11वां, ये भी हमने पढ़ा है। और ग्राम एवं कुटीर उद्योगों का विकास। क्या हमने किसी भी मौलिक कर्तव्य में देखा है कि ग्राम और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात की गई हो?
तो ये हमारा डी यहाँ पर नहीं है, डी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम और कुटीर उद्योग की बात कहाँ की गई है? डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न यहाँ पर मूल कर्तव्य से बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। बाकी जो प्रावधान है वो हमने देखे ही हैं। भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, यह भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा करना, यह भी है। लेकिन अनिवार्य और सैन्य सेवा प्रदान करना, क्या मौलिक कर्तव्यों में हमने देखा कि अनिवार्य सैन्य सेवा की कोई बात है? नहीं है। तो यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के रूप में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय सेवा देना जब इसके लिए आहूत किया जाए, तो ये तो है। स्त्री की मर्यादा के लिए अपमानजनक व्यवहार का परित्याग, ठीक है, स्त्री की मर्यादा के लिए अपमानजनक व्यवहार का परित्याग, तो ये हमने पढ़ा था, ये भी है। एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति को मान देना और उसका परिरक्षण करना, एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति को मान देना और उसका परिरक्षण करना। अन्वेषण और सुधार की भावना, ठीक है, हमने साइंटिफिक टेम्परामेंट में पढ़ा है कि हमें जो है उसका कारण जानने की, किसी भी बात के कारण जानने को हमें जिज्ञासु रहना चाहिए। तो ये भी है हमारा, कहां पर आता है ये? एच में, ठीक है, 51 ए एच में आता है। लेकिन एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति है ना, हमने पढ़ा है समन्वयकारी संस्कृति की रक्षा करें, समन्वयकारी संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करें, उसका परिरक्षण करें। यहाँ पर लिखा हुआ है एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति की, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, सी इसका सही जवाब। काफी अच्छा और नया प्रश्न था, है ना, इस तरह के प्रश्नों के लिए भी हमें तैयार रहना है। आगे, मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, यह है जी में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे, ये कहां पर है? 51 ए बी में है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ठीक है। और फोर्थ देख लेते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का और सुधार की भावना का विकास, ये हमने कहाँ पढ़ा है? ये पढ़ा है एच में, ठीक है। और अस्पृश्यता मिटाने की बात ये कहाँ की गई है? मौलिक कर्तव्यों में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 17 में ये आता है मौलिक अधिकार के रूप में, ठीक है। तो सी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मौलिक कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ठीक है, कौन सा वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करें, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करें, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करें, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की बात हमने देखा 51 ए में है, 51 ए सब क्लोज ए में है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव, है ना, ये कहां पर है हमारा? ये 5th में है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी समग्र संस्कृति, तो कंपोजिट कल्चर कहाँ पर था? ये हमारा ये भी कंपोजिट कल्चर, ये भी 5th में ही है, ठीक है। कंपोजिट कल्चर को एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है? 53, हाँ ये 6 में है हमारा। कंपोजिट कल्चर 6 में है। और भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व, ये हमारा 5th में है, ठीक है। तो ये हमारा 6 में है, लेकिन इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करें, ठीक है। ये तो हम नैतिक रूप से अगर संविधान में भी वर्णित नहीं होता तो ये तो हम करते ही हैं, तो इसका लेकिन मौलिक कर्तव्य में कोई जिक्र नहीं है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। आगे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना फर्स्ट में है। आयकर अदा करना, ठीक है, आयकर अदा करने से संबंधित कोई मौलिक कर्तव्य है क्या? नहीं है, तो 2 यहाँ पर हमारा हट जाएगा। अब देखिए एलिमिनेशन से इसको करने की कोशिश करते हैं।
2 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल और यहाँ से कैंसिल, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या निकल गया, डी निकल गया। देखिए एग्जाम हॉल में हमें इस तरीके से भी प्रश्नों को करना है ताकि हम अपने समय की बचत कर सकें। ठीक है, अपने समय को बचाने के लिए हम एलिमिनेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो गया है। लेकिन हम पूरे प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करें, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये 6 में, अर्थात ये एफ में है। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, ये 4th में है, अर्थात डी में। ठीक है, तो देखिए 1, 3 एंड 4 तो हमारे वैसे भी आ रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर ठक्कर समिति। हमने पढ़ लिया है 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, तो सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे पंचायती राज। ठीक है, जो पंचायती राज है भारतीय संविधान का भाग 9, ठीक है 9वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान की भाग 9 में, और कौन सी अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में। ठीक है, 11वीं अनुसूची में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था भारत में लाई गई थी। ठीक है, सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो गया। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संवैधानिक संशोधन से इस अधिनियम को जोड़ा गया। अब देखिए एक नया सवाल यहाँ पर बन सकता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, लेकिन ये 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रभावी कब से हुआ, तो एक तिथि है, ये जान लेना भी जरूरी है, 3 जनवरी 1977। 3 जनवरी 1977 को ये हमारा अधिनियम प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य भी 3 जनवरी 1977 से देश में क्रियान्वित होने शुरू हुई है, लागू होने शुरू हुई है। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में एक और जोड़ा गया 86वें द्वारा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य सूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है, दोनों सही है, सी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। गलत हमें चयन करना है गलत कथन का। मूल कर्तव्य मूलतः संविधान का एक अंश नहीं थे। ठीक है, मूलतः संविधान का एक अंश नहीं थे, सही हो जाता है हमारा ये स्टेटमेंट। हमें गलत चुनना है। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना मूल कर्तव्य है, यह भी है। किस में है, ये हमारा आता है 4th में। नेक्स्ट है, ये रिट के माध्यम से परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये भी परिवर्तनीय नहीं है, सही है ये वाला स्टेटमेंट भी। लेकिन डी हमारा क्या है, इन्हें विधि की वैधानिकता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इन्हें विधि की वैधानिकता निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर, इसलिए ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा। और क्योंकि गलत ही यहाँ पर पूछा गया है, तो डी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देखने की कोशिश करते हैं। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार इन्हें विधि की वैधानिकता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया है कि मौलिक कर्तव्यों को किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये वाला इसीलिए गलत हो गया था। मूल कर्तव्य को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। यह कर्तव्य अधिदेशात्मक नहीं है, अर्थात नागरिकों द्वारा इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद चाहे तो किसी कर्तव्य विशेष के लिए कानून बनाकर इनको अप्लाई करा सकती है। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और 1971 वाला जो था। ठीक है, नेक्स्ट 21वां सवाल है हमारा, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई है। ठीक है, तो 1976 में की गई है, लेकिन ये 3 जनवरी 1977 से लागू हुए हैं। तो व्यवस्था तो 1976 में ही की जा चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, 22वां सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, तो सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन 42। अगला है, भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में
जो मूल कर्तव्य हैं उनको क्या प्राप्त नहीं है? कानूनी अनुशक्ति, राजनीतिक अनुशक्ति, सामाजिक अनुशक्ति या नैतिक अनुशक्ति। ठीक है, इनको कानूनी अनुशक्ति प्राप्त नहीं है क्योंकि इनको कानून के माध्यम इनको प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, इनको न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। बाकी राजनीतिक अनुशक्ति है, सामाजिक अनुशक्ति है और नैतिक अनुशक्ति भी इनको प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, कानूनी अनुशक्ति। ठीक है, क्योंकि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। संविधान के मूल कर्तव्य के विषय में जो कथन सही है वह है, कौन सा कथन सही है? उल्लंघन पर संविधान द्वारा दंड की व्यवस्था है? नहीं है। उल्लंघन पर संसद द्वारा दंड की व्यवस्था संभव है? ठीक है, तो संभव है। मौलिक अधिकारों के समान मौलिक, ठीक है, क्या ये मौलिक अधिकारों के समान है? नहीं है। फोर्थ है, क्रियान्वित करने की व्यवस्था संविधान के लेख द्वारा है? ऐसा भी नहीं है। तो 24 का हमारा बी उत्तर हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य हैं, 1976 में शामिल किया गया। नैतिक जिम्मेदारियों के रूप में है नागरिकों को, और राज्य इनसे संविधान अपेक्षा करता है नागरिकों से। यद्यपि संविधान में स्वयं कोई दंड प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद कानून बनाकर इनको अप्लाई कर सकती है, जैसे ये एग्जाम्पल हमारे सामने रहा। अगला सवाल है, भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों का को ग्रहण किया गया है? कहाँ से ग्रहण किया गया है? ये वाला सवाल है यूएसएसआर से। ठीक है, तत्कालीन जो सोवियत संघ था वहां के संविधान से इनको लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, विघटित सोवियत संघ के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो यहाँ पर 20 का सही जवाब हो जाएगा, विघटित सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोवियत संघ में नागरिकों के कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख था, जिसमें राष्ट्र के प्रति निष्ठा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, समाजवादी आदर्शों का पालन शामिल था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में है, भारत के संविधान के सदा अंग रहे हैं। सदा अंग रहे हैं, क्या मूल संविधान में थे? नहीं थे। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा है, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। दूसरा सही है, वेरी इजी क्वेश्चन, सी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया है। ठीक है, यदि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो यह कानून, ठीक है, अविवेकपूर्ण होगा क्योंकि इसमें श्रेणियों का प्रावधान नहीं है। ठीक है, भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि उम्र का आधार रखना होगा, लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण माना जाएगा, यह संविधान के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं होगा। ठीक है, अगर यदि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती करा लिया जाए, ठीक है, अनिवार्य रूप से अगर भर्ती करा लिया जाए तो वह कानून क्या होगा? अविवेकपूर्ण होगा चूंकि इसमें श्रेणियों का प्रावधान नहीं है। दूसरा, भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि उम्र का आधार रखना होगा। देखिए ये बिल्कुल गलत है, लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण माना जाएगा, संविधान के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं होगा। तो यहाँ पे डी इसका सही उत्तर होगा, संविधान के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं होगा, क्योंकि जबरदस्ती हम मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर मनवा नहीं सकते हैं। जबरदस्ती किसी को राष्ट्र की सेवा के लिए हम शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय नहीं है। तो डी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यदि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में भर्ती अनिवार्य कर दी जाए तो ऐसा कानून संविधान के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं होगा। संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन के उपबंध के अंतर्गत संसद मूल कर्तव्यों के परिवर्तन के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है? बिल्कुल गलत है क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। तो ए ही इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। ठीक है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा है कि इनको विधि की वैधानिकता की जांच के लिए इनको यूज किया जा सकता है। डी हमारा है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर सही है। तो ए उसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है क्योंकि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के परिवर्तन के लिए या उनके उल्लंघन को रोकने के लिए दंड की कोई बात नहीं है, दंड का कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, तो
प्रश्न हमारे यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। थैंक यू के साथ अपनी क्लास को एंड करते हैं। देखिए, उम्मीद करता हूँ पूरा मौलिक कर्तव्य का जो आपका टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी सारे प्रश्नों को हमने देख लिया है। मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर मौलिक कर्तव्य से अगर प्रश्न आता है तो जाने वाला नहीं है। ठीक है, एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सारे प्रश्न आप कर पाने की एवज में होंगे, क्योंकि प्रारंभ में हमने थ्योरी के माध्यम से सभी जो परिप्रेक्ष्य है मौलिक कर्तव्य के उसको शामिल कर लिया है। ठीक है, आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।